नमस्ते। नमस्ते। ऐसे अचानक बिना बताए कैसे आना हुआ? जी वो 2 दिन से रजनी से बात ही नहीं हो पा रही है। जब भी उसे फोन करते हैं उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। रजनी एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके दिमाग का इलाज चालू है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हम लोग उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर ने उसको अभी किसी से भी मिलने से मना किया है। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। ऑटो। बेटा, लोग बाहर जाके कुछ बवाल तो नहीं करेंगे? नहीं मामा, कुछ नहीं होगा। उज्जवल एक काम कर, उन लोगों को फोन कर बोल के अलर्ट हो जाए, किसी को भी रजनी से मिलने न दे। जल्दी फोन कर। कुछ नहीं होगा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। अच्छा हुआ इसके साथ। ये साबित करना चाहती थी कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। अब इसकी सारी जिंदगी ये साबित करने में निकल जाएगी कि ये पागल नहीं है। रजनी की हालत का मंजर देखकर दिल सिहर उठता है और मन बार बार ये सवाल करता है कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि एक मासूम लड़की की जिंदगी को इस तरह से बदतर बना दे कि मौत और जिंदगी में कोई फर्क ही ना दिखे। जिन आंखों में अपने खुशहाल भविष्य के सपने लिए रजनी ने मेहता परिवार में कदम रखा था, आज वही आंखें बेजान दिखाई दे रही थी। रजनी अपने ससुराल गई तो थी उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने, लेकिन उसके खिलाफ हुए एक और षड्यंत्र ने उसे मेंटल असाइलम तक पहुंचा दिया। आखिर क्या होगा रजनी के साथ? क्या वो वहां से निकलने में कामयाब हो पाएगी? क्या दुनिया को मेहता परिवार का सच पता चल पाएगा? रजनी से मिलने गए थे, पर वो लोग ने रजनी से मिलने नहीं दिया। वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने रजनी से मिलने के लिए मना किया। रजनी के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? पागलपन के दौरे पड़े उससे पहले कभी? उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे वो तक पूजा पाठ करने वाली बच्ची थी। पता नहीं डॉक्टर ये सब क्यों कह रहे हैं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। हाँ, उसने एक बार बोला था कि उसके साथ वहां बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोगों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? साथ क्यों नहीं दिया उसका? थोड़ा भरोसा कर लेते अपनी बच्ची पर। कुंदन, मैम फौरन पता करो कि रजनी कहाँ है और उज्जवल के परिवार वालों से बात करो। यस मैम। उठो मैडम, ये लो दवा खा लो अपना। शाबाश। मैडम जी चलो, दवा का टाइम हो गया, खा लो और पानी पी लो। ये लो आपका दवा खा लो। दवा खा लो। मैडम चलो आप भी ये दवा खा लो। खा लो। मैम, मैंने पता लगाया। मैम, रजनी के ससुराल वालों का कहना है कि रजनी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा था और फिर डॉक्टर के कहने के बाद उन्होंने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया है।
रजनी का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले यहाँ खुद आती है और अपने बारे में हमें सब कुछ बताती है, फिर लोगों ने कहा कि वो पागल है, फिर अचानक वो यहाँ आती है और अपना केस वापस ले लेती है। जिस परिवार वालों के बारे में उसने इतना कुछ गलत बताया, उस परिवार में वो वापस गई तो गई, वहां जाते उसे पागलपन के दौरे पड़े और वो मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाती है। और अचानक उसके माता पिता का यहाँ आना एक लेटर के साथ जिसमें ये लिखा है कि वो पागल नहीं है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मैम ये भी तो हो सकता है कि रंजय की इन सब में रजामंदी हो। अगर ये सब कुछ रजामंदी से हुआ होता तो कोई तो होता जो हमें ये बात बताता, पर नहीं। कुंदन, वो सब लोग मिलकर इस सच को सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा झूठ। कुंदन, हमें तुरंत रजनी के पास पहुंचना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तेरा पहली बार है ना, सीख ले अच्छे से। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे जरूर पागल कर दूंगा। अब तेरी बारी है। चिन्मय, रजनी को पुलिस मिलने आई है, उसको लेके बाहर आ जा। चल आज तो तू बच गई, लेकिन तेरा इलाज मैं ही करूंगा। और फिर हमने उसे दवाई दी जिससे कुछ आराम मिला, पर मेंटल कंडीशन अभी भी वीक है, रिकवर होने में टाइम लग सकता है। ये चोट कैसे लगी इसे? दौरा पड़ने के बाद इसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। रजनी, कैसी हो तुम? आप कौन? देखा आपने, ये इसकी बीमारी का एक हिस्सा है। पहले आपको जानती थी, पर अब आपकी शक्ल भी याद नहीं है। इसी तरह ये कभी भी गुस्से में आ जाती है और फिर ये क्या कर जाती है, इसका होश इसे खुद को नहीं होता। यहाँ आने के बाद इसे बहुत बड़ा दौरा पड़ा और उस दौरान उसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया, जिसकी वजह से हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। पेमेंट सबकी रेडी हो जाएगी? सबकी रेडी, कोई प्रॉब्लम। और जितने भी डायमंड मर्चेंट, उज्जवल साहब, वर्मा जी कैसे हैं? ठीक। आज का क्या इंतजाम है? आज संध्या भाभी आपके साथ रहेंगी। भाभी, जीनती इनके साथ सोने की बात कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। चलो सब लोग अपनी दवा खा लो, सेहत जल्दी ठीक हो जाएगी। हमें जो पीली वाली गोली देगा उसको मत खाना, उसको खाने से लोग अपना होश खो बैठते हैं और फिर चिन्मय उनके साथ बलात्कार करता है। गोली मत खाना। दवा खा लो।
तुमसे मिलने कोई आया है, आओ चलो। कैसी हो रजनी? मैंने सच में उस कैमरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उज्जवल ने पहले ही सोच लिया था कि वो तुम्हें पागल साबित कर देगा, और मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। भाभी प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं। उन लोग को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो कहीं वो मेरी बच्ची को ना मार दे। अब कब तक सहेंगे ये सब? और एक ना एक दिन तो सेजल को पता चलेगा ना। जिस दर्द को रजनी ने सहा था, उस दर्द का सामना संध्या ने भी किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि रजनी ने इस सब के खिलाफ आवाज उठाई थी और संध्या कभी हिम्मत जुटा ही नहीं पाई, बल्कि वो इस दलदल को अपनी किस्मत मानकर बैठी थी। रजनी की गुहार ने संध्या को झकझोर तो दिया था, लेकिन संध्या के लिए मेहता परिवार के खिलाफ आवाज उठा पाना किसी जंग से कम नहीं था, क्योंकि रजनी की बगावत का अंजाम उसकी आंखों के सामने था। वहीं मेंटल असाइलम में बीत रहा एक एक पल रजनी के लिए खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि उसके लिए इस बात का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था कि कौन उसका हमदर्द है और कौन मेहता परिवार का बिछाया हुआ प्यादा जो उस पर वार करने के लिए घात लगाए बैठा था। उस वक्त तेरा इलाज नहीं हो पाया था ना, चल मेरे साथ, तुझे ठीक। रुक, ये पकड़ो इस पागल को। रुक, पागल को पकड़। मैम उस डॉक्टर की बताई हुई बीमारी के बारे में पता लगाते लगाते एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कौन सी बात? मैम ये डॉक्टर जिसके पास रजनी का इलाज चल रहा है, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैम इनफैक्ट एक बार ये जाली सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में सस्पेंड भी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर उज्जवल और उसके परिवार वालों से मिला हो? इन लोगों ने मिलकर जानबूझकर रजनी के बच्चे को मारा हो? एक काम करो, जाकर पता करो कि जब रजनी हॉस्पिटल में आई थी तो उसके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। यस मैम। चिन्मय जी सर। इसका खास ध्यान रखना। ओके। संध्या, संध्या, कब से वॉशरूम में हूँ? मिस्टर जैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी चलो। एक सेकंड, चलो। हाँ हाँ, कम।
ज्यादा तो पता नहीं लग पाया है, लेकिन जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको संभालने का काम चिन्मय का है। जिस रात को रजनी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई थी, चिन्मय वहीं पे था। ये चिन्मय यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस डॉक्टर का काफी पुराना आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ हो? मैडम, आपके लिए किसी ने लेटर छोड़ा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। ये ऐसा ही सेम लेटर रजनी के माता पिता लेकर आए थे ना, उस पे भी यही लिखा था। एक सेकेंड। Hold this. मैम, ये दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं, पर ये लिखा किसने होगा? ये जो कोई भी है तो मेहता परिवार से ही, बहुत करीबी है, रजनी को अच्छी तरीके से जानता है। हॉस्पिटल गई थी तुम रजनी से मिलने, क्या लगा? हमें पता नहीं चलेगा। पापा को छोड़ दो। मामा इसको लेके जाओ इसको। क्या तुम चलो यहाँ से। तुम क्या सोचे? क्या जा, मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम्हारा मोबाइल फोन मिला उज्जवल को, पार्टी की वीडियो क्यों ले रही थी तुम? क्यों? रजनी की तरह अगर चाल चलने का शौक पनप रहा हो ना, तो एक बार फिर से जाकर उसे देख लेना। लगता है बहुत खातिरदारी हो रही है यहाँ पर। सुना है तेरे अंदर का एथलीट जाग गया, पर क्या है ना रजनी कि यहाँ की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पर बैठे बैठे अपना दिमाग लड़ाया और भाभी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमने सब ठीक कर दिया। अब तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उज्जवल, तुम जो बोलोगे ना मैं सब करूंगी। बस मुझे मेरा बच्चा ला दो। सब में उसकी क्या गलती थी, और क्या पता वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा हो। मुझे मेरा बच्चा ला दो। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी अपनी इस दुनिया में। अत्याचार की पराकाष्ठा सहने के बाद अब रजनी का मन अगर किसी के लिए रोता था तो वो था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, जिसे इस दुनिया की रोशनी देखने से पहले ही अंधेरे की गर्त में हमेशा के लिए धकेल दिया गया है। जो बच्चा शायद दुनिया के सामने रजनी की आपबीती साबित करने में मददगार होता, उस बच्चे को मार डालने की उज्जवल ने भरसक कोशिश की थी और वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गया था। लेकिन वो ये भूल गया कि वो जिस जान का नामो निशान मिटाना चाहता था वो शायद उसका अपना खून भी हो सकता था। एक तरफ जहां संध्या के बाद रजनी के लिए मदद की हर गुंजाइश खत्म हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जो उसकी इस दशा पर पसीज रहा था। रजनी की अंधेरी दुनिया में शायद रोशनी की एक किरण दिखने वाली थी। दीदी, मेरे बच्चे को क्या हुआ था? खाना टाइम से खा लेना। दीदी प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को जब मैं यहाँ आई थी। प्लीज बताइए ना। रजनी, जब तुम यहाँ आई थी तो तुम बेहोश थी, तुम्हें काफी चोटें भी लगी थी। हम लोगों ने तुम्हारा चेकअप किया, तुम्हारा बच्चा सही सलामत था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा था। रजनी, तुम रो मत,
दीदी, दीदी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से किसी तरह निकालिए ना। दीदी दीदी प्लीज निकालिए ना मुझे यहाँ। दीदी दीदी तो तुम भी उसी असालम में काम करती हो? जी मैडम, और रजनी की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। काफ़ी वक्त से वहाँ काम कर रही हूँ, बहुत कुछ होते देखा है वहाँ पे, लेकिन जो अब हो रहा है वो सब देख के मैं और चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उस रात मैं ड्यूटी पे थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर आके एक कार रुकी। उस रात रजनी का पति आया था रजनी को लेकर, वो बहुत घायल थी। पहले तो देख के लगा जैसे जिंदा ही नहीं है, पर बाद में उज्जवल ने डॉक्टर से कहा कि वो उसका बच्चा निकाल दे और इसे बाकी के पेशेंट के साथ ही रखे। पहले तो मुझे लगा कि रजनी भी बाकी पेशेंट्स की तरह पागल ही होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ी तो मैं समझ चुकी थी कि वो पागल नहीं है। मैम, हॉस्पिटल में चिन्मय सब पेशेंट्स को दवाइयाँ देता है, लेकिन जो लड़की उसको पसंद आ जाती है उसे एक पीली गोली देता है, जिसको खाने के बाद लड़कियां अपना होश खो बैठती हैं और वो उनके साथ बलात्कार करता है। मैम, वो वही गोली रजनी को भी देता है। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, वो लड़की पागल है। उसने खुद से अपने बच्चे का नुकसान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों कुछ करूं? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरे हॉस्पिटल की बाकी लड़कियों से सब पता चल चुका है मुझे, तो उनके साथ क्या क्या करता है। तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता, वरना निर्भया एक्ट लगाकर तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। मैडम, ये सब मुझे उस डॉक्टर ने करने के लिए कहा था। तूने रजनी का अबॉर्शन जानबूझ के करवाया ताकि हमें यह पता ही ना चल सके कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फिर तुम सब लोगों ने मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश की। बाकी पेशेंट्स की तरह तुम लोगों ने जानबूझकर उसे ऐसी वैसी दवाइयां खिलाई ताकि उसकी स्टेटमेंट की हमारी नजर में कोई वैल्यू ही ना हो। देखिए, ये सब आप क्या बोल रही हैं मुझे नहीं पता, झूठ है ये सब। रजनी मानसिक तौर से बीमार है। बस, कौन क्या है वो सामने लाना हमारा काम है। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखती हूँ कितनी मोटी है। कुंदन, यस मैम। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम मेरी बात। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए मैडम, उसका पागलपन बहुत बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी डॉक्टर से जिद करके मैंने उसको अपने घर पे रखवाया था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैं क्या करता। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर आपने उसका अबॉर्शन करवा दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मुझे तो खुद डॉक्टरों से पता चला कि पागलपन की हालत में उसने खुद को चोट पहुंचा ली और जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। मैम एक सेकंड, मैम हम इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा भाई लॉयर के साथ यहाँ पर आया है और उसके पास बेल ऑर्डर्स है। और मैम उनका ये भी कहना है कि अगर अबॉर्शन जबरदस्ती हुआ है तो भी इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चिन्मय है। और मैम इन्होंने डॉक्टर की भी बेल करा ली है। वृंदा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कर दूं। तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उज्जवल की फैमिली ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है। उन्होंने सारा इल्जाम चिन्मय के ऊपर डाल दिया है ताकि वो इस केस से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल सके। बट वृंदा, तुम ऐसे ही किसी के कुछ भी कह देने से किसी को बगैर सबूतों के कैसे गिरफ्तार कर सकती हो? फिलहाल एक काम करो, रजनी के लिए दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करो और जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं मिलता है उसको वहीं हॉस्पिटल में रखो।
इज दैट क्लियर? सर प्लीज मुझे 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, मैं सच को सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है वृंदा, लेकिन कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से वाकिफ हूँ और मुझे तुम पर पूरा यकीन भी है, लेकिन कोर्ट में यकीन नहीं, सबूत चलते हैं। थैंक यू सर, आई टेक केयर। प्लीज जाने दीजिए, हम ऐसा मत करें। नहीं जा सकते, अरे जाने दीजिए बेटा, अरे वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। सर 2 मिनट, नहीं ना, 2 वो मिनट नहीं बात करना मिलना है चाहती मुझे। आप लोगों से। प्लीज बेटा, सर, ऐसा मत करो बेटा। प्लीज सर, वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। बेटे मेरी बात सुनो। नहीं, नहीं मिल सकते आप लोग। 2 मिनट, वो नहीं मिलना चाहती, मैंने कहा ना। मम्मी, आप जो बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ सो जाऊंगी, पर प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बेटा, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। काश उस दिन मैं तेरी बात मान लेता, जिस दिन तुमने हमें सब कुछ बता दिया था। माफ कर। क्या हो रहा है ये मीटिंग प्लेस नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज सिस्टर, इनको लेके जाओ कैबिन में, जाइए लेके जाइए। रजनी ने अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। एक आम लड़की को मानसिक रूप से इतना परेशान किया गया था कि उसके सब्र का बांध टूटने की कगार पर खड़ा था। शुरुआत में ही अगर उसके घर वालों ने उसका जरा सा भी साथ दिया होता तो शायद आज रजनी की हालत ऐसी नहीं होती। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर बृंदा को इस केस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन क्या इंस्पेक्टर बृंदा इस केस को सॉल्व कर पाएंगी? क्या रजनी इस नर्क से बाहर आ पाएगी? मैम, हमें उज्जवल के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने हैं और हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। मैम, आई श्योर ये वर्क करेगा। ऑफ कोर्स कुंदन, अब तक हमारे पास जो भी हमें लीड्स मिले हैं उसमें ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर एक ही शख्स लिख रहा है जो चाहता है कि रजनी की बेगुनाही साबित हो। बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे, तुमने स्कूल में बात की? यस मैम, मैंने उनको इनफैक्ट इन्फॉर्म भी कर दिया कि वो इस बात को अपने तक रखेंगे। परफेक्ट। मैम ये देखिए, सेजल का होमवर्क उसकी माँ ही करवाती थी। अक्सर सेजल को कुछ लेटर्स सिखाने के लिए उसकी माँ उसे लिख कर दिखाती थी। ये मम्मा ने लिख दिया और टीचर को बता देना कि मम्मा ने देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरा होमवर्क करते हैं। यहाँ पर इस पन्ने संध्या? पर। हाँ क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? मैंने सुबह कहा था ना कि आज रात का प्लान क्या है? पर मुझे इसका होमवर्क कराना है। इसका होमवर्क होते रहेगा, मेरी डील दोबारा नहीं होगी। चलो जल्दी 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 आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी हो रजनी? ठीक हूँ दीदी, थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो पता नहीं। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा केस सिर्फ नए डॉक्टर के पास है। अब बस वो तुमसे एक बार मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है। अच्छा, पुलिस के पास जाकर तुम ये मत समझो कि तुम बच गई हो। इस पुलिस वाली का ट्रांसफर तो मैं करवा के आऊंगा, और बस तभी तक तुम बची हुई हो। और हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब तक जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ ट्रेलर है। पागल हो गए आप लोग? सिगरेट है कि नहीं? कुछ मार देते हैं मुझको, कपड़े फाड़ दे, खून निकाल दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, कंप्लेंट करके रहूंगा इसकी। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर, मैं अभी रजनी से मिल के आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि वो कब तक ठीक होगी। आप देख रहे हैं मेरी शर्ट फाड़ दी, ये देख रहे हैं मेरी क्या हालत कर दी उसने। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसको खुला कैसे छोड़ सकते हैं। शी इज डेंजरस। आप शांत हो जाइए, रजनी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसका अभी पूरा चेकअप बाकी है। उससे अगर किसी को खतरा है तो हम उसे सेपरेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा करने की कीमत क्या होगी? संध्या,
क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो रही, लेट जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ टेस्ट करेंगे, तुम डरो मत, डॉक्टर आ रहे हैं। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या चीज के टेस्ट? सब क्या हो रहा है? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मशीन लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया। वो मुझे फंसाना चाहता है। मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। उज्जवल ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। हमें तुम्हारी मदद करने दो। मशीन लगाई। भाई ये नया डॉक्टर बिजवा तो बिका ही नहीं, इसने रजनी को क्लीन चिट दे दी है। अब कोर्ट में रजनी की गवाही में महंगी पड़ सकती है भाई। कोई बात नहीं, वैसे भी इंडिया को कुछ रखा नहीं। मैंने बेल्जियम में रात से बात कर लिया है, हम अपना पूरा बिजनेस इमीडिएटली वहां शिफ्ट कर लेंगे और कुछ ही वक्त में हमें वहां की नागरिकता भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा भाई, वैसे भी बेल्जियम दुनिया का डायमंड कैपिटल है और वहां जाने के बाद हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और जब तक रजनी कोर्ट में गवाही देगी तब तक तो हम बेल्जियम में होंगे। तब तक के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। सुनो उज्जवल, आज रात की पार्टी में भावेश आएंगे। वो राज की राइट हैंड है, वही हमारा सारा बिजनेस वहां सेटल करेंगे। इसलिए आज रात की पार्टी उनके लिए शानदार होनी चाहिए। शानदार। माँ जो मिस्टर राज है ना, जिनका बेल्जियम में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है उनके राइट हैंड मिस्टर भावेश। उनका सारा काम यही देखते हैं। वैसे उज्जवल जी, आई हैव सीन होल वर्ल्ड, लेकिन इंडिया से खूबसूरत कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल, सब आपके लिए तो है। भाभी प्लीज हैव अ गुड टाइम। थैंक यू भाभी। माँ मोहित कौन से? मोहित ने कभी बताया नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। खैर कोई बात नहीं, एक रात बहुत होती है एक दूसरे को जानने के लिए। बैठिए। ऐसे आप एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना। हाँ इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जल्दी आइएगा। बड़ी अंडरस्टैंडिंग झाड़ रहा है, पकड़ो इसे। चलो ताकि ये कमरे में तलाशी लो। उज्जवल क्या हो रहा है सब? मुझे मैडम क्या है, आप मुझे जानती नहीं है, आपका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। अब जेल में बैठकर ट्रांसफर करवाना मेरा। क्या? देखता हूँ कैसे जेल में डालेगी आप। क्या क्राइम कर रहे थे हम लोग? एक दूसरे के साथ मर्जी से सो रहे थे, किसी का रेप नहीं हो रहा था यहाँ पर। अपनी मर्जी अपने पास रख। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जब गवाही पेश करूंगी ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मतलब क्या है आपका? तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी कि तुमने उसे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया है। अब इससे बड़ी गवाही तो कोर्ट में हो नहीं सकती किसी की। संध्या, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? संध्या, हम जानते हैं कि ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है और तुम रजनी की मदद भी करना चाहती हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुप के लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ थी? अरे इसके लिखे हुए लेटर्स थे हमारे पास। ये बस मजबूर थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन जिस दिन इसे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर रजनी के बच्चे को मारा है, उसने ये फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। फिर मैंने इससे कहा कि अगर ये पुलिस का साथ देती है तो इसे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तुमने अपने बच्चे पर हाथ उठाया था, उस दिन इसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। बस लेके चलो इन्हें। रजनी, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब तुम कोर्ट में गवाही दे सकती हो। उज्जवल और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर वृंदा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है, जाओ।
रजनी के साथ जो हुआ वो शायद रुक सकता था। उसकी ये हालत ना होती अगर किसी ने उसकी बात सुनी होती, उसे समझा होता, उसका साथ दिया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज भी बेटियों को पराया धन समझते हैं। उनकी शादी के बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है, क्योंकि शादी के बाद एक स्त्री का दूसरा जन्म होता है, जहां उसे नए परिवार में, नई दुनिया में ढलना होता है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है कि उसकी नई दुनिया कैसी है, क्योंकि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी अपनी खुशी होती है। इस केस से जुड़े सभी अभियुक्त आज सलाखों के पीछे हैं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिल जाएगी, लेकिन उनमें से कोई भी रजनी का बीता हुआ कल नहीं लौटा पाएगा। पर हम उम्मीद करते हैं कि फिर किसी रजनी के साथ ऐसा ना हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। कौन थे ये लोग? क्यों इतनी सुनसान जगह रह रहे थे? ये एक ही परिवार के 4 लोग थे या फिर 4 लाशों को एक जगह लाकर इकट्ठा किया गया था? आखिर कौन था ये बेरहम कातिल जिसने इस दरिंदगी से इस जुर्म को अंजाम दिया था? मेरे मौला, थक गई हूँ मैं। मुझे ताकत दे कि अपने भाई बहनों की देखभाल कर सकूं, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। बेटी, अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम्हें बहुत लंबी उम्र मिले। भाईजान रोक दीजिए। आधा किलो आलू दे दीजिए, थोड़ी सी मिर्ची और प्याज भी दे दीजिए आधा किलो। देखो बिटिया, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, तभी हम सब्जी देंगे। कलीम भाई, आपको तो सब पता है, थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, आपकी पाई पाई चुका दूंगी। देखो, और मोहलत नहीं देंगे, इस बार तो दे देते हैं, आगे से आएंगी पूरी पाई चुकाएंगी तभी हम सब्जी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आधा किलो? आधा किलो आलू, आधा किलो प्याज और थोड़ी मिर्ची। लो बेटी, अब की ध्यान रखना। शुक्रिया भाई। डरा दिया ना? क्या पाप भी? एक्स्ट्रा क्लास से जल्दी छुट्टी हुई तुम्हारी? हाँ, स्कूल से क्लास गया, क्लास की जल्दी छुट्टी हो गई। पापा भूख लगी है। बस बेटा 2 मिनट, चल। अंदर जाओ। रिजू, सायरा, आगे तुम लोग।
बोला ना अंदर जाने को, जाओ जाके कपड़े बदलो, चेंज करो, बोला ना। अम्मी बच्चे इतने भी छोटे नहीं है कि उन्हें कुछ समझ ना आ सके। और वो आदमी कौन था? फिर चालू कर दिया ना आपने ये सब। सायरा, अच्छा तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें खोलना नहीं, हाँ? पहले कौन खाएगा? मैं नहीं करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आ करो। कैसा लगा कबाब? अच्छा लगा? बेवकूफो, आंखें खोलो अब। कबाब नहीं, आलू प्याज की सब्जी है। देखा, आपा ने आज फिर तुम्हें उल्लू बनाया। अच्छा चलो अपने हाथ से खाओ, है ना? और तुम भी आके खा लो, मैं अम्मी को दे के आती हूँ। अम्मी चलो खाना खा लो, भूखे पेट पीती हो, ठीक नहीं है ये। हो इतना? गिरा दिया ना खाना। बचपन में तू गिरा देती थी तो मैं डांटती थी क्या तुझे? मैं शराब पी के तो नहीं गिराती थी ना। चलो खाओ अब। खाओ। और नहीं, मैं थक गई हूं। मैं उम्र देखो मेरी, इस उम्र में बड़ी बहन की जगह 3 बच्चों की मां बन के रह गई, क्योंकि आपको कोई होश नहीं रहता। मेरी अपनी कोई जिंदगी ही नहीं है। अम्मी आपको मेरी कसम, इस चुड़ैल से निजात पालो, मैं सब संभाल लूंगी। नाशुक्र हो तुम सब लोग, बिल्कुल अपने अब्बा की तरह। काम गलत करने के लिए 2 कतरे पी लेती हूँ, तब जाके अंदर का तूफान थमता है। अपने बारे में सोचती हो ना बस, मेरा नसीब, मेरा गम। हम तो कुछ है नहीं। सोचो। मैंने कहा था ना आपसे, आपको मैंने पढ़ी नहीं है क्या? कोई और माँ होती ना, अपने बच्चों के बारे में सोचती। ये ले, बिजली का बिल चुका देना और सौदा ले आना बाजार से। और हाँ, सब्जी वाले का बकाया भी चुका देना। ये रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। इसी पे पली बड़ी हो तुम। तुम्हारे अब्बा ने कोई टकसाल नहीं छोड़ी थी चांदी के सिक्कों की। अपने आप को बेचा है, तब जाके 2 निवाले डाल पाई हो तुम चारों के मुंह में। अम्मी तब की बात अलग थी, तब हमें समझ नहीं थी, अब समझ है। और आज के बाद मैं इस हराम की कमाई को ना हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब से इस घर में कोई भी मर्द आया ना, चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। कहाँ जाएगी? बाहर कौन से कालीन बिछे हुए तेरे लिए? हाँ, मैंने अपने लिए नई नौकरी ढूंढ ली है शहर में, वहीं पे जाऊंगी। और कुछ वक्त बाद अपने भाई बहन को भी ले जाऊंगी। आप यहाँ रहना करना अय्याशी। अय्याशी कर रही हूँ, अय्याशी कर रही हूँ। जख्म में हूँ,
मेरी उम्र में सहारा ना हो किसी का तो जीना मुहाल हो जाता है, और औरत खूबसूरत हो तो जिस्म एक जरिया बचता है जीने का। ये सब मुझे मत बताओ, मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी? मुझे छोड़ के चली जाएगी तू? माँ से ज्यादा आजादी प्यारी है तुझे। आजादी कहाँ है अम्मी? माँ तुम हो उनकी, लेकिन संभाल मैं रही हूँ। कोई एहसास भी है आपको कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं? आजादी की जिंदगी तो आप जी रही हैं। घर में जवान बेटी है अम्मी, कुछ तो लिहाज करो। जी तो करता है या तो अपनी जान दे दूं या किसी की जान ले लूं। पोस्टमैन, पोस्टमैन। अरे कहाँ चला गया ये सब? कोई है कि नहीं घर पे? पोस्टमैन। पोस्टमैन, ये बदबू कैसे आ रहा? अरे कोई घर पे है? हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। खोलो इसे। आसपास ठीक से देखो। चारों लाशें बुरी तरह से सड़ गई हैं। लगता है 2-3 दिन से ऐसे ही पड़ी हैं। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है इनको। हैं खूनी बच्चे। घर में माँ बाप का भी कोई नामो निशान नहीं है, और इस सुनसान इलाके में अकेले रहते थे। आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। पता कैसे चलेगा? हाँ रॉय सर, मैंने पता किया है ये घर किसी कादर के नाम पे है। और कुछ? पास में ही एक धोबी घाट है जहाँ पर कुछ धोबी है। उसके पीछे एक चमड़े की फैक्ट्री है और कुछ ही दूर पर एक सब्जी मार्केट है। सबसे पूछताछ करो, और अगर कोई भी इनको जानता है तो उन्हें शिनाख्त के लिए मोर्ग में लेकर आओ। यस सर। माफ करना साहब, लाश देखते उल्टी आ गई। हो गया कार्यक्रम। कौन है ये लोग? साहब ये सायरा और उसके भाई बहन हैं, रिजवान, सोहेल और रजिया। और हाँ साहब, इनकी माँ भी थी, शबनम। माँ? लेकिन हमें तो घर में सिर्फ 4 बॉडीज मिली थी। कहाँ है इनकी माँ? अब हमको क्या मालूम साहब, 6 महीने ही पहले मकान किराए पर चढ़ाया था। उनकी फैमिली के बारे में कुछ अलग या कुछ अजीब था? हाँ साहब, मैं जब भी किराया लेने जाता था, दोनों माँ बेटी में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा रहता था। सच कहूँ साहब, सायरा को देखकर बहुत तरस आता था। ठीक है, तुम जा सकते हो, और आप लोग भी, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। जी सर। सर, माँ बेटी के बीच में बहुत झगड़े होते थे। बेटी तो रही नहीं, उसके साथ साथ उसके भाई बहन भी। सिर्फ माँ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने ही ये सारा कांड किया हो और फरार हो गई? एक बार शबनम के घर जाकर बारीकी से तलाशी लेते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर हाथ लगेगा। 4 बेनाम लाशों को अब नाम तो मिल चुके थे, सायरा, रिजवान, रजिया और सोहेल। लेकिन ये किस परिवार के बच्चे थे? जब इनके कत्ल हुए तब इनकी मां कहां थी? वो अब तक गायब क्यों थी? क्या इस परिवार की किसी से दुश्मनी थी,
या फिर मां ने ही किसी के साथ मिलकर इस जुर्म की साजिश की थी। एक बेहद उलझा हुआ केस पुलिस के सामने था, जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। एक अंधी गली में सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। ठीक से चेक करो। सर, ये स्कूल यूनिफॉर्म मिला है। मॉडर्न माउंट स्कूल का लोगो है इस पर। इस स्कूल से पता चल सकता है कि ये लोग कौन है। गुड। ये दवाई की रसीद भी मिली है, आयत मेडिकल स्टोर। इसकी डेट के हिसाब से हमें बॉडीज मिलने के 4 दिन पहले यहाँ से दवाइयाँ खरीदी गई थी। सर, बॉडीज की हालत देख के लग रहा था कि वो लगभग 2 दिन पुरानी है। इसका मतलब मर्डर से 2 दिन पहले या तो इनमें से कोई बाहर गया था या फिर बाहर से कोई आया था यहाँ दवाइयाँ लेकर। एक काम करते हैं, पहले स्कूल चलते हैं। यस। ये बच्चे आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं? जी हाँ सर, ये तीनों बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं। कहिए सर, क्या बात? तीनों का मर्डर हो गया। मर्डर? मुझे इनके एडमिशन फॉर्म्स देखने हैं, शायद उससे इनकी कुछ डिटेल्स मिले। इन लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ओके सर, 1 मिनट। लीजिए सर, ये सर, इन पेपर्स के मुताबिक बच्चों की मां का नाम शबनम है। ये उसका फोटो भी है, ये देखिए। लेकिन सर, बाप का नाम उस्मान सिर्फ एक ही बच्चे के फॉर्म पर है। बाकी दोनों बच्चों के फॉर्म पर बाप का नाम नहीं है, ब्लैंक है। इनकी बहन फॉर्म भरने के लिए आई थी, इनकम्प्लीट फॉर्म, और कहा था बाकी डॉक्यूमेंट्स बाद में लगा देंगे। मुझे इन तीनों फॉर्म्स की कॉपीज चाहिए। ओके सर। रॉय, मामला टेढ़ा लगता है। शबनम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डाइवोर्सी थी, पर डाइवोर्स के बाद बाप का नाम सिर्फ एक बच्चे के साथ है। कहीं उसने दोबारा शादी तो नहीं कर ली थी? सर, अगर उसने दूसरी शादी की भी होती, लेकिन बच्चों के नाम के आगे नए शौहर का नाम लिखा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हेलो, क्या? ठीक है सर, मॉर्ग से फोन था। कोई बच्चों की बॉडीज को क्लेम करने के लिए आया है। कहता है कि वो उनका बाप है। स्कूल के फॉर्म में बाप का नाम उस्मान लिखा है ना? चलो। उस्मान। जी साहब। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाया? जी साहब। फोटोकॉपी करवा लो। तुम्हारे बच्चों की ऐसी मौत हुई और तुम आज आ रहे हो? साहब, मैं और शबनम 10 साल पहले ही अलग हो गए थे। अब मैं उसके साथ नहीं रहता हूँ। क्यों? अब क्या बताऊँ साहब, बताते हुए भी शर्म आती है। पराए मर्दों से संबंध रखती है, शराब पीती है। हद तो तब हो गई जब मेरे ही बिस्तर पर मैंने उसे पराए मर्द के साथ देख लिया। उसी दिन मैंने बोल दिया तलाक, और उस दिन के बाद मेरे उसके ताल्लुकात खत्म हो गए। और बच्चे, उनको भी छोड़ दिया? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो बच्चों से मिलने गया था, लेकिन उसने मुझे मिलने ही नहीं दिया। बहुत ही जिद्दी औरत है साहब। कहाँ रहते हो तुम? साहब, मैं हरौनी में रहता हूँ। ये मेन मार्केट के पास ही है। 22 नंबर मकान में हम सब रहते थे साथ में। मैं साइकिल की फैक्ट्री में नौकरी करता था। तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चों की मौत हो चुकी है? साहब, मैं जब बच्चों से मिलने स्कूल गया तब मुझे पता चला। स्कूल के एडमिशन फॉर्म में 2 बच्चों के नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं है। क्यों? साहब, वो मेरे ही बच्चे हैं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है उनका। आप ये देखिए। साहब, मैं अपने बच्चों को ले जाऊं? जीते जी मेरे बच्चों ने बहुत तकलीफ उठाया है। मेरे होते हुए लावारिस की तरह उनकी लाश पड़ी हुई है। उनको ले जाकर दफना देंगे, ताकि मरने के बाद कम से कम उनको रूह को सुकून तो मिल जाएगा।
बॉडीज दे दो। यहाँ कहाँ ठहरे? साहब मैं अमर लॉज में ठहरा हूँ साहब, कपूरथला मार्केट के पास ही है सर। बच्चों को ले जाऊँ सर? बॉडीज हैंड ओवर कर दो। ये रसीद आपके यहाँ से इशू हुई है, बता सकते हैं किसकी है? जी हाँ सर, ये तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, ज्यादातर शाम को ही आता है। आखिरी बार कब आया था? सर 2 दिन पहले। ये पेमेंट कैश में करता था या कार्ड वगैरह से? सर पेमेंट हमेशा कैश से करता था, लेकिन लास्ट टाइम उसके पास कैश नहीं था तो उसने कार्ड से पेमेंट किया था। तो उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट होगी आपके पास? जी सर होगी, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। देखिए। ये रही सर। सर, जो आदमी मर्डर से पहले मेडिकल स्टोर आया था उसकी अकाउंट डिटेल्स मिल गई है। मैं बैंक जाकर पता करके आता हूं। सर, उस आदमी की बैंक डिटेल्स मिल गई हैं। उसका नाम खालिद है। कहीं शबनम के साथ मिलकर इसी ने तो बच्चों को रास्ते से नहीं हटाया। एक काम करो, ले आओ इसे, पता करो इस सब में इसका रोल क्या है। यस सर। सर, ये खालिद तो गायब हो गया। ठीक है, एक काम करो, अपना एक खबरी लगा दो उसके पीछे। ठीक है सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। मर्डर किचन नाइफ से ही किया गया है और फोरेंसिक टीम ने किचन सिंक में ब्लड के क्लॉट्स भी कंफर्म किए हैं। मतलब कातिल ने पहले उन्हें मारा और फिर चाकू धोकर रख दिया। सिर्फ चाकू धोया। अब या तो उसे साफ सफाई का बहुत शौक है या फिर सरफिरा है वो। सर, एक बात और पता चली है। सायरा जो बड़ी बेटी थी उसकी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम थी और वो डायलिसिस पे थी। डायलिसिस पे? रॉय, जिस तरह की उस घर की हालत ही देखकर लगता नहीं कि वो लोग इतना खर्चा अफोर्ड कर सकते होंगे। मुझे किसी साजिश की बू आ रही है। अभी बच्चों का बाप आकर गया, उसने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसकी बेटी की किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है। सर, एक बार लड़की के बाप से दोबारा मिले, हो सकता है इस केस में कुछ रोशनी डाल सके। एक्सक्यूज मी। जी सर। उस्मान बेग नाम का एक आदमी इस लॉज में ठहरा हुआ है, उससे मिलना है। सर 1 मिनट में चेक करती हूँ। सर वो तो चेकआउट कर गया। कब? सुबह 9 बजे। 9 बजे? या सर, वो डेड बॉडीज क्लेम करने के लिए 11 बजे आया था, उसके पहले ही चेकआउट कर लिया। रॉय, रूम चेक करो। यस सर। उस्मान ने आईडी प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबकी फोटोकॉपीज चाहिए। जी सर, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। सर, मैंने कमरा चेक किया, कमरा पूरी तरह से साफ है, ऐसे जैसे जाने से पहले उसने सारे सबूत मिटा दिए। 4 बच्चों का मर्डर होता है और माँ गायब। बाप लाशें लेने आता है और वो भी गायब। तुम ही उन बच्चों के पिता? हाँ साहब। कोई आईडी प्रूफ लाया? जी साहब। इस उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं सबको क्रॉस चेक करो। यस सर। चलो। सर, उस्मान ने जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे सबके सब फर्जी। व्हाट? मतलब वो उस्मान था ही नहीं? तो फिर इन बच्चों का असली बाप कहां है? और वो नकली उस्मान यहां क्यों आया था? और शबनम, उसका कुछ पता चला? सर, जिससे भी पूछताछ की सबने यही बताया कि लड़की ही घर संभालती थी। सब्जी वाले ने बोला लड़की ही सौदा लेने आती थी और कभी कभी तो पैसे भी नहीं होते थे देने के लिए। और लोगों ने यह भी बताया कि लड़की की उसकी माँ से बनती नहीं थी। और सर, माँ के कैरेक्टर के बारे में जो भी सुना कुछ अच्छा नहीं सुना। किसी ने शराबी तो किसी ने अय्याश बताया। कुछ लोगों ने कहा कि धंधा करती थी और यह भी पता चला है कि वो उसके बहुत सारे आशिक थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नकली उस्मान भी उसका आशिक हो और इन दोनों ने बच्चों को मर्डर करके भागने का प्लान बना लिया? हो सकता है, लेकिन पहले पता यह करना है कि ये नकली उस्मान यहाँ आया क्यों था। शायद ये पता करने के लिए कि हम इन्वेस्टिगेशन में कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई तो है जो हमें गोल गोल घुमा रहा है, और जब तक ये शबनम हमारे हाथ नहीं लगेगी ये केस नहीं सुलझेगा। लेकिन सर, हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? हमारे पास उसकी फोटो के सिवा कुछ है भी नहीं। अब उसकी फोटो ही बोलेगी रॉय।
4 बच्चे जिनकी मां उनकी मौत होने से पहले तक उनके साथ थी, लेकिन अब गायब थी। एक शख्स उसका पति बनकर आया और लाशों को दफन करके चला गया, लेकिन वो शबनम का पति उस्मान नहीं था, बल्कि कोई और था। हर कदम पर पुलिस के लिए यह केस एक ना सुलझने वाली पहेली बनता जा रहा था। अब पुलिस को लग रहा था कि इस साजिश में ये नकली उस्मान भी शामिल है। लेकिन ये नकली उस्मान आया कहां से था? किसने भेजा था इसे? क्या शबनम के चाहने वालों में से कोई था? इस मामले में राज और गहरे होते जा रहे थे। साहब, मैं इनको जानती हूँ। मेरा मायका सदरोना का है, ये भी वहीं रहती थी। इसका नाम शबनम ही है ना? हाँ साहब, पड़ोसन थी ये मेरी। इतने सालों बाद भी याद कैसे है तुम्हें? छोटा सा गाँव है साहब, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये बेग खानदान की बहू है। पता नहीं क्या हुई, अचानक घर छोड़ के चली गई। पर सदरोना में अभी भी इसका खानदान है। उन लोगों को पता होगा इसके बारे में। ठीक है, तुम जा सकती हो। रॉय, अब सदरौना चलकर ही पता करते हैं कि शबनम नाम की औरत का रहस्य क्या है। सर को समझ में नहीं आ रहा है, इतने बड़े घर की बहू उस सुनसान जगह पे भाड़े के मकान में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। ये शबनम तो किसी सस्पेंस नॉवल के कैरेक्टर जैसी लग रही है। हर बार एक नए राज से पर्दा उठता है। चलो देखते हैं ये लोग क्या नया राज खोलते हैं। इस औरत को पहचानते हैं? ये मेरी भाभी शबनम। और आपकी तारीफ? मैं इनके शोहर का छोटा भाई हमीद, और ये मेरी बेगम इरम। अब क्या क्या जेठानी जी ने? वो तो आपको ही पता होगा। वैसे हैं कहाँ वो? जी हमें कुछ नहीं पता। दरअसल कई साल पहले ही हमने इनसे नाता तोड़ दिया था। क्यों? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब। वो औरत डायन थी, डायन, बदचलन थी। इनके बड़े भाई के शादी के बाद भी उसकी अय्याशियां कम नहीं हुई थी। ना जाने कैसे कैसे मर्दों से ताल्लुकात रखती थी वो। एक बार तो उन्होंने मुझ पे बुरी नजर डाली थी, जिसकी वजह से हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था, और भाई साहब ने गुस्से में आकर मुझ पर गोली चलाई, जिसकी वजह से मेरा ये हाथ एकदम बेकार हो गया। और उसके बाद भाई साहब को जेल हो गई। शबनम का शौहर जेल में है? हाँ, उसके बाद हमने शबनम से साफ साफ कह दिया, तुम जैसी गंदी औरत इस घर में नहीं चाहिए। जब आप लोगों को पता था कि सारी गलती शबनम की है, तो आपने अपने भाई को जेल से छुड़ाने की कोशिश क्यों नहीं की? अरे पागल है क्या हम? मैंने ही मना किया था इनको जेठ जी को जेल से छुड़वाने के लिए। क्या बता फिर से आके गोली मार दे। लेकिन जनाब क्या बात है, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? कुछ हो गया है क्या? शबनम पिछले 6-7 दिनों से गायब है और उसके 4 बच्चों का कत्ल हो गया है। 4 बच्चे? हमारे भाईजान के तो 2 ही बच्चे थे, सायरा और रिजवान। 2 ही बच्चे थे? हाँ हाँ, 2 ही बच्चे थे। जाने कहां से 2 गंदगी घर में लेकर आई होगी। अरे उसकी फितरत ही ऐसी थी। क्या जमाना आ गया कि शौहर जेल में है और दूसरे के बच्चे को पाल रही है। अगर मानना ही था तो उसे मारते। मासूम बच्चे को क्यों मारा? कुछ पता चला कि किसने मारा उन बच्चों को? जी नहीं, हम कातिल की तलाश में ही यहां तक आए। कब तक छुपेगा? ढूंढ निकालेंगे उसे। वैसे जरूरत पड़ी तो आपको फिर से तकलीफ देंगे। जी जनाब। वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 बच्चों का बाप कौन है। अब हमारे सारे सवालों के जवाब उसका शौहर ही देगा। चलो। कौन मार सकता है मेरे बच्चों को? क्या दुश्मनी थी उनसे? वही गुत्थी तो सुलझाने आए। आपके घर से हमें 4 लाशें मिली। सायरा, रिजवान, सुहेल और रजिया।
साहब, सिर्फ सायरा और रिजवान मेरे बच्चे थे। बाकी दो किसके थे पता नहीं। पता नहीं शबनम ने किसके साथ। तुमको जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो कौन हो सकता है? नहीं साहब, मुझे भी उनके बारे में सायरा के खत से पता चला। सायरा खत लिखती थी तुम्हें? हाँ साहब, कभी कभी आ जाता था उसका खत, कभी कभी वो मिलने चली आती। बाकी न कभी शबनम आई न कभी रिजवान। जिस बीवी के लिए तुमने अपने भाई पर गोली चलाई थी उससे कभी बात नहीं की? ये सच है, मैंने गोली चलाई थी उस पर क्योंकि उसने शबनम पर बुरी नजर डाली थी। क्या हुआ शब्बू, तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलोगी भी? मैं कुछ बोलूंगी तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? बोलो क्या हुआ? आपके भाई हमीद ने मेरे साथ, हमीद? नीयत बुरी है उनकी। हमीद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाभी पे बुरी नजर डालता है? भाई साहब, मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछ लो। उनका ही पांव फिसलते रहता है इधर उधर। लगता है अकेले आपसे खुश नहीं है वो, तभी बेचारी इधर उधर मुंह मारती फिरती है। हमीद! गुस्से में गोली चल गई और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद में पता चला कि मेरे छोटे भाई ने और भाभी ने मेरी बीवी बच्चों को घर से निकाल दिया। सब तब तक तो मेरा पूरा एतबार शबनम पर था, पर मैं यहां जेल में और उसने वहां 2 और बच्चे पैदा कर दिए। अब क्या एतबार करता मैं? शायद मेरा छोटा भाई ही सही था। मैं नहीं जानता क्या क्या सच है साहब, पर इतना जरूर है, तरसता था मैं अपने बच्चों को मिलने के लिए। कभी कभी जब सायरा आ जाती मिलने तो लगता था जैसे मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे मिल गई हो। सालगिरह मुबारक हो अब्बू। खीर लाई हूँ आपके लिए। वीर भाई वाह, तुम्हें ही मेरी पसंद अच्छे से पता है। अकेली तुम ही हो जो मुझे याद करती हो, वरना शबनम ने तो पलट के भी नहीं देखा। खैर छोड़ो, कैसी हो तुम? और रिजवान कैसा है? बिन बाप के बच्चे कैसे होंगे अब्बू? अकेले आप जेल में नहीं हैं, हम भी उधर सजा ही काट रहे हैं। जब सायरा ही नहीं रही तो अब मेरी भी जिंदगी का क्या मतलब है? पर साहब, आपने शबनम के बारे में कुछ नहीं बताया। कहाँ है वो? क्या उसको भी मार डाला? मर्डर के बाद से वो भी गायब है। साहब, कहीं आपको तो नहीं लग रहा कि शबनम ने ही बच्चों को? हो सकता है, हमारे शक के दायरे में वो भी है। सर जेलर साहब बता रहे हैं कि उस्मान ने कुछ महीने पहले वकील को बुलवाकर अपनी वसीयत चेंज करवाई थी। तुमने अपनी वसीयत क्यों बदली? साहब, भाई और भाभी से रिश्ता खत्म हो चुका था, उन पर एतबार नहीं कर सकता था मैं, और शबनम पर तो कतई नहीं। इन्हीं दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी। रिहाई की तारीख पास ही में है, मगर मुझे लगा अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चों का क्या होता? सबसे ज्यादा नुकसान मेरी सायरा और रिजवान का होता। इसीलिए मैंने अपना हिसाब सायरा और रिजवान के नाम कर दिया। मेरे मरने के बाद उनको उनका हक तो मिलना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह की कुछ और ही मर्जी थी। रॉय, बाप का किरदार सामने आते ही माँ और रहस्यमयी लगने लगी। अब लगता है शबनम इन मर्डर्स की वजह। कैसी माँ होगी जिसने अपनी ही अय्याशियों के लिए अपने बच्चों की जान ले ली? सर, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? शबनम। अब हर कदम पर शबनम की तलाश। ससुराल से वो 10 साल पहले निकली थी, उसके बाद से वो कहां कहां रही है, किस किस के साथ उसने रिश्ता जोड़ा है, सबका कच्चा चिट्ठा निकालो। हो सकता है किसी पुराने यार के साथ छुप कर बैठी हो। यस सर।
हाँ रॉय सर, शबनम के बारे में अब तक जो जानकारी मिली वो ये है, ससुराल से निकाले जाने के बाद वो कुछ समय बिजनौर में रही। वहां पर एक स्कूल में उसने टीचर की जॉब कर ली, लेकिन वहां पर भी उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। पता चला कि वहां पर भी किसी जवान टीचर के साथ उसका चक्कर चल गया था। उसके बाद उसने 1-2 शहर और बदले। इस बीच दूसरों के साथ उसके अफेयर होते रहे। इस दौरान उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया था। उस वक्त उसका अफेयर किसके साथ चल रहा था ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन बच्चे को जन्म दिया था ये कन्फर्म्ड है। रिकॉर्ड में बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा था। 1-1.5 साल पहले वो लखनऊ आई और कादर ने 6 महीने पहले उसको वो मकान किराए पर दिया। रिहाई मुबारक हो अब्बू। खत ऐसे भेजा कि आपको रिहाई के वक्त मिले और मेरी ये ख्वाहिश आप पूरी करें। जिस दरगाह ने आपकी गैर मौजूदगी में मुझे सबसे ज़्यादा सुकून दिलाया, वहीं आप ज़ियारत के लिए ज़रूर आइएगा। वहीं अब हम मिलेंगे, ना कि उस जेल की काल कोठरी में। अब्बा, यहाँ आकर ख्वाहिशें पूरी हों या ना हों, दुआ करके दिल को तसल्ली मिल जाती है। अब हम मिलेंगे तो इसी दरगाह पर, यही मेरी एक आरज़ू है। और आपसे खूब लड़ूंगी मैं। इतने बरस दूर जो रही हूँ, सब हिसाब पूरा करूंगी। लड़ूंगी और गले भी लगाऊंगी आपको। आपकी लाडली सायरा। सायरा, सायरा बेटी, सायरा, सायरा, सायरा। साहब, मेरी बेटी सायरा जिंदा है। क्या? सायरा जिंदा है? हाँ साहब, अभी मैंने उसे दरगाह पे देखा। अगर सायरा जिंदा है तो लाश किसकी थी? यकीन करिए साहब, मैंने देखा उसे दरगाह से जाते हुए। तुम दरगाह पर क्या करने गए थे? जेल से रिहा होते वक्त सायरा का खत मिला था। वो उस दरगाह को बहुत मानती थी, इसीलिए सबसे पहले वहीं गया और फिर मेरी नजर उस पर पड़ी। वो वहां से जा रही थी। मैंने आवाज भी दी उसे, लेकिन शायद उसने सुनी नहीं। वो टेम्पो टैक्सी में बैठ के चली गई वहां से। तुम्हें यकीन है कि वो सायरा ही थी? अरे साहब, बाप हूं उसका, पहचानूंगा नहीं? बाप की नजर धोखा नहीं खा सकती साहब। मेरा यकीन कीजिए, ढूंढिए उसे। हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं साहब। ठीक है रॉय, जाओ और जाकर पता करो किसी और ने भी उसे वहां देखा है क्या। साहब, मैं रोज की तरह दरगाह पर बैठा हुआ था, तभी आप हजरत दरगाह शरीफ में हाजिर देने आए और करीब करीब उसी वक्त सायरा बिटिया भी रोड से गुजरी। दरगाह शरीफ को सलाम करके आगे वो टैक्सी गाड़ी में बैठ गई। आपने तभी उसको देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक टेम्पो टैक्सी आगे बढ़ चुकी थी और उनसे मिल नहीं पाए। ठीक है, अब जा सकते हैं। सलाम साहब। रॉय, बॉडी की शिनाख्त मकान मालिक ने की थी ना? हाँ सर, खादर नाम है उसका। लेकर आओ उसे, पता करो कि कहीं उसने हमें जानबूझकर गुमराह तो नहीं किया। तब तक हम सायरा को ढूंढते हैं। ओके सर। 4 लाशों से शुरू हुई इस जुर्म की कहानी ने लिया था एक सनसनीखेज मोड़, जहां सायरा के पिता ने सायरा को जिंदा देखा था। क्या सायरा वाकई जिंदा थी? और अगर सायरा जिंदा थी तो फिर वो चौथी लाश किसकी थी? इस केस का हर नया मोड़ इसे और पेचीदा बना रहा था। भला शिनाख्त क्यों की? तुझे पता था ना कि वो सायरा नहीं है? बता दो सर, लाश का सर कुचला था और कद काटी कपड़े भी सायरा की तरह पहने थे। शक्ल पहचानने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा सायरा ही होगी। अभी तेरी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि तू ही कातिल है। सच सच बता, तू नहीं मारा ना उसको? क्यों नहीं मारा ना?
नहीं साहब, खुदा कसम मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा लाशें 4 बच्चों की होंगी, लाशें सड़ी थी, मुझे उल्टी भी हो गई थी, आपने देखा था। सायरा जिंदा है। इसको देखा है कहीं? हाँ सर, देखा मैंने इसे। कहाँ देखा है? सवारी लेके गया था इसकी में। वो लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल है ना, वो क्या नाम है, संप्रीति गर्ल्स हॉस्टल। संप्रीति। मिस सायरा, खुलेंगे कई राज, कातिल होगा बेनकाब। कल रात 10:30 बजे इस कहानी दरिंदे के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।